हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन पे। देखो, हमारे चैप्टर चल रहा है गैसीय अवस्था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, मतलब गैसों का विसरण। साथियों, आप लोगों को पता होगा विसरण का मतलब क्या होता है। देखो, विसरण अपने द्रवों के अंदर भी होता है और अपने गैस के अंदर भी होता है। देखो, द्रव के अंदर मैं आपको याद दिलाता हूँ कैसे होता है। आपने एक पानी से भरा गिलास लिया है ना, पानी से भर के एक कांच का गिलास ले लिया। उसके अंदर क्या है कि आप जैसे ही एक इंक मतलब स्याही की बूंद डालोगे तो आपको उसमें फैलती हुई दिखाई देगी, मतलब ऐसे चलती हुई। जैसे स्याही है वो आपको ऐसे लगेगा कि उसके अंदर चल रही है, पानी में फैल रही है। वही बच्चों क्या है, मिश्रण बन गया। वही क्या है, उसका विसरण है। तो ये जो अपन बोलते हैं ना कि मतलब मिश्रण बन गया, मतलब एक जगह से वो क्या पानी के अंदर जो अपने इंक है वो चल रही है, उसके अणुओं में क्या हो रही है, गति। तो यही क्या है, विसरण है। ऐसे ही हमारे गैस के अंदर भी विसरण हो जाता है। कैसे? देखो, जैसे आपने अभी स्प्रे लगाया, जैसे शादी वगैरह होती है, कभी भी सेंट वगैरह लगाते हो या रसोई में खाना बन रहा होता है, तो आप लोगों को खुशबू से सॉरी फॉर दैट, है ना, थोड़ा सा सॉरी। तो उसमें क्या हो जाता है बच्चों, अपने जैसे रसोई के अंदर खाना बन रहा है तो उसकी आपको सुगंध दूर बैठे ही आ जाती है। आपको पता चल जाता है कि आज रसोई में क्या बन रहा है, क्या खाना बन रहा है या क्या काम हो रहा है उसके बारे में। तो ये जो आपको पता चला दोस्तों, ये किसके कारण चला, विसरण के कारण चला। तो गैस के अंदर क्या है कि सबसे अच्छा विसरण होता है, मतलब सबसे ज्यादा अगर विसरण होता है तो किसमें होता है, गैस में होता है। इससे पहले मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया, क्या ठोसों के अंदर विसरण होता है? अगर होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए उदाहरण सहित, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और पक्का बताओगे अगर वीडियो आप देखते हो तो, इसकी बिल्कुल नहीं करोगे इस चीज को। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया कि विसरण है वो गैसों के अंदर क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा हो जाता है। क्योंकि इसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, उनके बीच में जगह भी क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। जगह का पता कैसे चलता है, जैसे आप गुब्बारा लेते हो, उसमें वायु भर देते हो, तो क्या करते हो आप, उसको कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। क्यों दबा सकते हो? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, अणु हैं, उनके बीच में जगह बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से विसरण क्या हो जाता है, हल्के होने के कारण ज्यादा होता है गैस का, सबसे ज्यादा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें बाहर से कोई काम नहीं करना पड़ता, अर्थात ऐसे बोल सकते हो बाहर से ऊर्जा नहीं देनी पड़ती। आगे बात समझ में, इसके बारे में आपको मैं लिखा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आपको डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। इतना जरूर पूछेगा, गैसों में जो विसरण होता है वो कौन सा होता है, स्वतः विसरण होता है, बस इतना ही है। बाकी जो मैंने बताया इसमें से आपको मतलब मिश्रण के बारे में ऐसे नहीं पूछने वाला डेफिनेशन। आपको क्या पूछेगा, आपके सिलेबस में क्या है इंपॉर्टेंट, आपके ग्राहम का जो विसरण का नियम है वहां से क्वेश्चन पुटअप होगा। तो मैं डायरेक्ट आपके किस पे चलता हूं, ग्राहम के विसरण नियम पे। तो आप सबसे पहले एक छोटी सी लाइन तो ये लिख लो, गैसों में विसरण किस प्रकार का होता है, स्वतः मिश्रण होता है, ठीक है, मतलब अपने आप होता है, हमें कोई ऊर्जा वगैरह नहीं देनी पड़ती, अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, है ना। तो गैसों में विसरण होता कैसे है, स्वतः, स्वतः विसरण होता है। किसमें बच्चों, गैसों में। तो स्वतः विसरण किसमें, गैसों में। बस इतनी सी बात याद रख लोगे, आगे बात समझ में। बाहर से ऊर्जा नहीं देनी पड़ती, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, बाहर से ऊर्जा नहीं देनी पड़ती, नहीं देनी पड़ती। इतनी बात याद रख लोगे। अगर इतनी बात याद रख लोगे तो आपको बाकी कुछ भी इसमें याद नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद में गैसों का मिश्रण बहुत शानदार अच्छे से एकदम सिंपल बन जाता है। अगली हेडिंग आप क्या डाल दोगे, अपने ग्राहम का विसरण नियम, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगली हेडिंग डालो ग्राहम का विसरण नियम, ठीक है। हाँ, विसरण के अंदर सिर्फ दो बात लिखनी थी, डेफिनेशन आप पढ़ लेना, पढ़ो तो कहीं, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए हमें टाइम बचा के चलना है और अच्छे से एकदम काम पे टाइम पे सिलेबस करना है। हाँ, अपने काम की चीज क्या है, ग्राहम का विसरण नियम। किसका, ग्राहम का विसरण नियम। देखो, ग्राहम भाई साहब ने क्या बताया, बताओ, मेरे बताने से पहले कमेंट करके बताओ। अगर आप सीरियस स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपके पहले से पढ़ा हुआ जरूर याद होगा। देखो, ग्राहम ने बड़ी ही सिंपल बात कही, इसने स्थिर ताप व दाब दिया। सीधा सा मतलब है, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है, उनकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स, मतलब वो एकदम स्थिर रहेंगे, उनमें कोई भी बदलाव नहीं करना।
सबसे पहली बात तो यही आ जाएगी कथन के अंदर। एग्जामिनर आपको या तो स्थिर ताप दे देगा या फिर दाब दे देगा, लेकिन दोनों साथ में नहीं देगा। असत्य कथन पूछेगा ना तब की बात है। तो इसमें दाब भी स्थिर है और ताप भी क्या है, स्थिर है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो डेफिनेशन, स्थिर ताप व दाब पर गैसों के विसरण की दर आर। दर को किसे लिख दोगे, आर से लिख दोगे। तो जो गैसों के विसरण की दर है वो उसके घनत्व के वर्गमूल के समानुपाती, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात किसने कही है, अपने ग्राहम भाई साहब ने कही है कि स्थिर ताप और दाब पर गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पहली ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से आपको याद करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो, ये तो आपको याद करना ही है। तो सबसे पहले क्या बात लिखोगे, स्थिर ताप व दाब पर, साथ साथ लिखो अच्छे से, स्थिर ताप व दाब पर। देखो दोनों ही क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, मतलब कांस्टेंट होने चाहिए। स्थिर ताप व दाब पर गैसों के विसरण की दर, ताप पर किसकी, गैसों के विसरण की दर। देखो दर को आप किससे लिखते हो, रेट से लिखते हो। गैसों की, गैसों के विसरण की दर, दर का मतलब क्या हो जाता है, रेट। तो रेट को किससे लिख दोगे आप, दर को किससे लिख दोगे, आर से लिख दोगे। तो उनके घनत्व है, ये समानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती, वर्गमूल के है ना, उसके घनत्व है। और घनत्व को आप क्या बोलते हो, डेंसिटी, जिसको क्या लिख दोगे, स्मॉल डी से लिख दोगे। तो उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, घनत्व के वर्गमूल मतलब स्क्वायर, वर्गमूल क्या, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। वर्गमूल मतलब अंडर रूट निकालते हो ना अपन, वो वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा है ना, हाँ, व्युत्क्रमानुपाती होता है या होती है विसरण की दर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल दी है। इसको आप किस में लिख दोगे, अपने जैसे मैथमेटिकल रूप में लिखोगे ना, उसमें कैसे लिख दोगे, गैस के विसरण की दर समानुपाती 1 बटा गैस का घनत्व, ऊपर अंडर रूट लगा दोगे है ना। तो गैस के विसरण की दर ऐसे लिख दो, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी लिखेंगे, गैस के विसरण की दर, और दर को आप किससे लिख रहे हो, रेट से। इक्वल में क्या हो जाएगा, 1 गैस का घनत्व है। क्या हो जाएगा, गैस का घनत्व है। यहाँ पे समानुपाती रख देंगे ना, क्या लिख देंगे, गैस का घनत्व है, समानुपाती बताया है ना, इक्वल नहीं। ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/अपॉन गैस का घनत्व है। ये बात आपके समझ में आ गई। इसको आप आर से लिखते हो, घनत्व को डी से लिखते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, रूट के अंदर डी। इंपोर्टेंट हो जाता है बहुत ही ज्यादा। ये क्या है, आर प्रोपोर्शनल टू 1/√d। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी है ना। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो उसके बाद में तो आप कहीं भी अटकने वाले नहीं हो, क्योंकि देखो अब क्या हो जाएगा, हम कोई 2 गैस ले लेंगे, कभी 3 गैस ले लेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं 2 गैसों की बात करूंगा कि जैसे 2 गैस हैं, उनके विसरण की दर, पहली गैस की R1 दूसरी की R2 है, तो उनका घनत्व है वो भी क्या हो जाएगा, D1 और D2 हो जाएगा। तो इनके घनत्व की जो दर निकालेंगे, सॉरी इसके विसरण की दर निकालेंगे, तो हमें वो क्या निकल के आ जाएगी, R1/R2 आ जाएगी और अपने D2/D1 हो जाएगी। ऊपर अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा है ना। तो ये बात अपने 2 गैसों के लिए आ जाएगी। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, 2 गैसों पे बात करने वाला हूं है ना। 2 गैसों पे सबसे पहले क्या ले लेंगे, 2 गैस ले लेंगे। तो 2 गैस लेंगे तो उनकी रेट भी क्या हो जाएगी, R1 R2, और उनका घनत्व भी क्या हो जाएगा, D1 D2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो क्या है, 2 गैसों के विसरण की दर निकालो। सबसे पहले इंपोर्टेंट लाइन, 2 गैसों के लिए, कितनी गैसों के लिए, 2 गैसों के लिए विसरण की दर। देखो जब 2 गैसों के लिए विसरण की दर निकालोगे तो इनके लिए क्या हो जाएगी, विसरण की दर क्या हो जाएगी बच्चों, R1 व R2 हो जाएगी विसरण की दर है ना। दर तो क्या हो जाएगी, क्रमशः R1 व R2। 2 गैसों के लिए विसरण की दर क्रमशः R1 व R2, पहली गैस के लिए R1, दूसरी गैस के लिए R2, और इनके लिए घनत्व है, 2 गैसों के लिए घनत्व क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, घनत्व पहली के लिए D1 और दूसरी के लिए D2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है आप लोगों के लिए। ये घनत्व की बात हो रही है, किसकी, डेंसिटी, किसकी बात हो रही है, डेंसिटी की बात हो रही है। तो क्या कर दोगे, अपने अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा,
अभी लिखा है ना उसी को। तो R1 के लिए तो क्या बोल दोगे, R1 प्रोपोर्शनल टू D1 पहले गैस के लिए, और सेकंड गैस के लिए क्या बोल दोगे, R1 टू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, देखो ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। अब मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, मतलब इन दोनों को R1 अपॉन R2 लिखूंगा तो D1 ऊपर चला जाएगा, D2 मतलब D2 ऊपर चला जाएगा, D1 नीचे चला जाएगा, क्योंकि अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों में। तो मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, R1 अपॉन R2। तो ये D2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अंडर रूट दोनों पे है तो वो समस्या आपको नहीं होना चाहिए। D2 अपॉन D1 प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दोनों में सेम है ना। तो ये R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, D2 अपॉन D1 हो जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे, किसी गैस का घनत्व है, क्या हो गया यहाँ पे, जैसे घनत्व है वो अपने R1 अपॉन R2 का इक्वल किसके आ गया, D2 अपॉन D1 के आ गया। अब इसके बाद में हमने देखा क्या किसी गैस का घनत्व होता है, वो क्या, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के, कोई भी गैस है उसका घनत्व होता है वो उसके मोलर द्रव्यमान m के समानुपाती होता है क्या, बताओ बताओ मेरे को, एक आपके लिए क्वेश्चन है, किसी गैस का घनत्व है उसके मोलर द्रव्यमान के समानुपाती होता है या नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। हाँ तो छाप लिया। हाँ तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्या उसका आंसर आया, समझ में आया याद। देखो अभी मैंने जस्ट पढ़ाया आपको, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है, m अपॉन v होता है। तो यहाँ पे जो v बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, मोलर मास है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये निकल के आ जाएगी, कोई भी गैस है उसका जो घनत्व है वो उसके मोलर मास के भी क्या हो जाता है, समानुपाती। d इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन v। आई बात समझ में। अभी आप भूल जाते हो बार बार एक ही चीज को बोलो, अभी तक ये भी नहीं पढ़ा है, याद ही नहीं रखते हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिख दोगे, किसी गैस का, कोई भी गैस है उसका मोलर द्रव्यमान मतलब मोलर मास, मोलर मास मतलब मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, उसके घनत्व के समानुपाती हो जाएगा। तो किसी गैस का मोलर द्रव्यमान उसके घनत्व के समानुपाती होता है, ये चीज हो जाएगी। यहाँ पे ये लिख दोगे, उसके घनत्व के समानुपाती, प्रोपोर्शनल होती है ना, समानुपाती होती है, क्या हो जाएगा, समानुपाती होती है। कैसे आप इसको लिख कैसे सकते हो, दो गैसों के लिए R1 अपॉन R2 तो ऐसा रहेगा, इधर M2 अपॉन M1, और ऊपर क्या है बच्चों, अंडर रूट है। तो ये इक्वेशन और निकल के आ जाएगी, R1 अपॉन R2 इक्वल टू M2 अपॉन M1 का रूट। ये चीज आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई, अगर ये समझ में आ गई तो आगे चले। उसके बाद में जैसे हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, दूसरी बात, गैस के विसरण की दर क्या आ रही है बच्चों, इससे हम क्या लिख सकते हैं, विसरित आयतन अपोन में क्या हो जाएगा, विसरण में लगा समय, v अपॉन टी लिख सकते हैं क्या। हाँ चलो करेंगे इसको, गैस के विसरण की दर निकालेंगे आगे। क्या निकालेंगे, गैस के विसरण की दर। दर मतलब क्या होता है, रेट निकालते हैं ना, दर। तो विसरण में लगा समय और उसका कुल आयतन। अगला पॉइंट क्या डाल दोगे, इंपॉर्टेंट टर्म है क्या, विसरण, गैस के विसरण की दर कैसे निकालोगे, रेट कैसे निकालोगे, है ना, गैस के विसरण की दर कैसे निकालोगे, विसरण का विसरित गैस है उसका आयतन अपोन में विसरण होने में जितना समय लगता है वो। जैसे कि आपको कितनी देर में, जैसे रसोई में खाना बन रहा है उसकी सुगंध आपको कितनी देर में पहुंची, तो जो विसरण में जो समय लगा है वो, और जिसका आयतन फैला है पूरा वो, तो क्या हो जाएगा, वही विसरण की दर हो जाएगी। तो गैस के विसरण की दर निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, गैस के विसरण की दर निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, गैस के विसरण की दर। देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। तो जो विसरित आयतन हुआ है वो, और उसमें लगा समय, तो विसरित आयतन अपोन में विसरण में जो लगा समय है वो, ठीक है, विसरण में लगा समय, विसरण में लगा समय, टाइम। अब देखो आयतन को आप v से लिख देते हो, समय को t से लिख देते हो, और दर को किसे लिखते हो, r से। तो देखो ये तो आयतन तो हो गया v, टाइम हो गया t, r इक्वल टू क्या हो गया, v अपॉन t हो गया। ये देखो अपन के पास में क्या निकल के आ गई, आप लोगों ने एक चीज देखी है, आयतन हमने बंद पात्र ले लिया तो उसका आयतन क्या हो गया, फिक्स हो गया, स्थिर हो गया। अगर मैं आयतन स्थिर ले लूंगा तो ये r प्रोपोर्शनल टू 1/t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लाइन, आयतन क्या होता है यहाँ पे, स्थिर होता है ना। अगर आयतन में क्या ले लूं, स्थिर मतलब कांस्टेंट, आयतन क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या चीज निकल के आ जाएगी, सॉरी, r प्रोपोर्शनल टू 1/t।
क्या निकल के आ जाएगा, आर अपनी जगह है और ये 1/t हो जाएगा। ये चीज आप लोगों की समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो ऐसे मानो कि आपके एक इक्वेशन और निकल के आ गई। अच्छा क्या निकल के आ गया, R1/R2 लेंगे जब दो गैसों के लिए तो T2/T1 हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विसरण के तीनों फॉर्मूले आ जाएंगे हमारे पास में विसरण की दर के। तो देखो यहाँ पे ये हो गया, तो R1/R2 में मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर तो आ जाएगा T2 में क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तीनों के तीनों फॉर्मूले में आपको एक साथ लिखा देता हूं जो हमने अभी निकाले हैं। एग्जाम में डायरेक्ट इन पे क्या आता है, क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो तीनों फॉर्मूले मैंने कौन कौन से बताए, अभी आपको लिखाऊंगा यहीं पे, है ना, दिख रहा है यहाँ पे, एकदम अच्छे से डब्बे के अंदर लिखो। यहाँ पे सबसे पहले R1/R2, रुको पूरा इरेज ही कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। एकदम अच्छे से तीनों ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, और कुछ भी नहीं करना। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा फॉर्मूले के ऊपर, तो आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई वगैरह करके डायरेक्ट आंसर निकाल देना है। तो देखो एक तो हो जाएगा R1 में क्या हो जाएगा R2, ये सब लोगों के याद है। उसके बाद में एक तो हमने निकाला है D2/D1, क्या निकाल दिया, D2/D1। हो सकता है आपको ये T जैसा दिखाई दे, है ना, क्योंकि मेरे लिखने की ये हैबिट ऐसी हो गई है। लेकिन ये क्या है, D2 और ये D1 मतलब डेंसिटी है, ये घनत्व है। इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, इसी के इक्वल हमने क्या निकाला है, M2/M1, क्या निकाला है, मोलर मास अपॉन मोलर मास, मतलब दो का मोलर मास, है ना, दो विषण की दर की बात चल रही है ना। तो M2/M1 लास्ट में अभी हमने निकाला है ये टाइम वाला, वो क्या हो जाएगा, ये है T, ये है T1। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इन पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नीट में बहुत बार आया है, तो इसमें भी अपने आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे चलते हैं। छाप लिया। अब आज का लास्ट टॉपिक करते हैं ना, मतलब ये टॉपिक पूरा होने के बाद में आपके बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपको बेसिकली अभी मैं जो कराऊंगा उसमें 5 मिनट ध्यान लगा के सुनना है, थ्योरी बताऊंगा पूरी की पूरी, और वो आपको क्या है कि साथ में लिख लेना है बाद में, वीडियो को रिवर्स करके दोबारा। तो यहीं से स्टार्ट हो जाना, मेरी बात को ध्यान से सुनना और एकदम याद रखना, सारी की सारी बातें थ्योरेटिकल बताऊंगा। उसके बाद में कुछ इक्वेशन है, समीकरण है, वो लिखाऊंगा, फॉर्मूले वगैरह डायरेक्ट, जो कि अपने को निकालने नहीं है, डायरेक्ट याद रखने हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है, अगर आप बोलोगे कि सर हमें इस पे चैप्टर पे मतलब फॉर्मूले वगैरह इन पे डायरेक्ट ट्यूशन करवाओ, तो आपके लिए मैं क्लास अलग से लेके आ जाऊंगा एमसीक्यूज की। तो आप लोग कमेंट करना वीडियो के नीचे, अगर आपको एमसीक्यूज की क्लास चाहिए अलग से तो मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। अणुगतिक सिद्धांत का नाम ही दूसरा है गत्यात्मक सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। इसके बारे में मैं आपको अभी जस्ट 5 मिनट बताऊंगा पूरी थ्योरी, तो कान लगा के आप सुनोगे, है ना। गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, कौन सा, अणुगतिक सिद्धांत। अणुगतिक सिद्धांत का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों, गत्यात्मक, गत्यात्मक सिद्धांत। अभी बात समझ में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, केटीजी, है ना, कुछ तो गड़बड़ है ना, केटीजीएच था ना। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, हेडिंग डाल दो दोनों, है ना, इंग्लिश में भी डाल दो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। देखो इसके बारे में अब आपका ध्यान पूरा इधर होना चाहिए। मैं आपको 5 मिनट बताऊंगा और उसके बाद में आपको नोट्स भी बनाने हैं, बस जैसे जैसे मैं बताऊं आपको समझ के लिख लेना है। देखो एक तो क्वेश्चन आपके बारे में, इसके बारे में यही बन जाता है गैसों का जो अणुगतिक सिद्धांत है इसके ऊपर, कि ये सिद्धांत दिया किसने। तो ये सिद्धांत बच्चों बर्नौली ने दिया, या दूसरा नाम बर्नौली ने दिया। आप बर्नौली थ्योरम भी पढ़ते हो, कहीं ना कहीं ये नाम सुना होगा। तो ये सिद्धांत गिवन बाय किसके द्वारा है, किसने दिया है, बर्नौली ने। किसने दिया है, बर्नौली ने। दूसरा नाम कभी कभी आपको बर्नौली भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये सिद्धांत बर्नौली ने दिया। पहली बात तो यही आ जाएगी इसके बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ जाएगी इसका डेवलपमेंट किसने किया, विकास। डेवलपमेंट मतलब विकास। तो वोल्टजमान, दो वैज्ञानिक थे, एक तो मैक्सवेल और एक वोल्टजमान था। इन दोनों ने इस सिद्धांत का क्या किया है, विकास किया है, डेवलपमेंट किया है ना। तो एक तो क्या हो जाएगा, मैक्सवेल, कौन सा वेल, मैक्सवेल। दूसरा कौन हो जाएगा, वोल्टजमान, क्या हो जाएगा, वोल्टजमान। जैसा भी आपको समझ में आए लिख लेना।
तो ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। सिद्धांत को दिया तो बर्नौली साहब ने था, और इसका विकास मतलब डेवलपमेंट आगे किसने बढ़ाया, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने बढ़ाया। ये एक तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ हो जाती है। इसके बाद अगली बात ये निकल के आ जाती है, ये सिद्धांत है, इसका मतलब क्या है, मतलब इसको हम क्यों पढ़ते हैं। तो जो गैसों का व्यवहार होता है, गैसों के व्यवहार का जो स्पष्टीकरण होता है, जस्टिफिकेशन होता है, वो हम किसके द्वारा करते हैं, गैस के अणुगतिक सिद्धांत के द्वारा करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आप समझो बात को और साथ साथ में लिखो क्या कि यह सिद्धांत गैसों के व्यवहार का स्पष्टीकरण करता है। आ गई बात। उसके बाद में देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है की है, वो आपको समझनी है। क्या करना है, इसके जो पॉइंट्स है वो आपको समझना है। जो हर एक गैस होती है, मतलब प्रत्येक गैस होती है, वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। ये बात आप लोगों को पता है। तो ये जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, उन्हीं कणों को आप क्या बोल देते हो, अणु बोल देते हो। एक बात ये हो गई है ना। तो ये आप साथ साथ लिख लेना भले ही, या फिर बाद में नोट्स बना लेना चाहिए। उसके बाद में जैसे कोई एक गैस है, सपोज कि आप ऑक्सीजन ले लो, तो ऑक्सीजन के अंदर क्या करोगे, ऑक्सीजन में सारे के सारे अणु या फिर परमाणु हो एक जैसे होंगे। उसके सभी प्रकार के अणु क्या होंगे, एक प्रकार के होंगे, आप चाहे कहीं से भी ले लो। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन के बाद में जैसे नाइट्रोजन गैस लो, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस दोनों के अणु क्या है, अलग अलग हैं। तो ये बात भी किसने बता दी बच्चों, अपने गैसों का जो अणुगतिक सिद्धांत है इसी ने बताई कि एक ही गैस के अणु तो क्या होते हैं, एकदम समान होते हैं, एक दूसरे के जैसे होते हैं। लेकिन अलग अलग गैसों के अणु क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में आपको मैंने बताया कि गैसों के जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो ये छोटे छोटे तो होते ही हैं, लेकिन दूर दूर भी होते हैं। क्या होते हैं, जैसे कि ये रूम है मेरा जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडियो के अंदर, तो इसके अंदर बहुत सारी गैस है, और उसके अंदर बहुत सारे मतलब कण है गैसों के, है भी छोटे छोटे और बहुत सारे हैं। तो मैं क्या बोल दूंगा, इनका आयतन होता है, मतलब एक अणु का आयतन कुल गैस के अणु के आयतन से बहुत ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये बात भी कौन बता देता है अपने पास में, गैसों का जो अणुगतिक सिद्धांत है, गत्यात्मक सिद्धांत है, यही बता देता है। तो इसी कारण मैं बोल सकता हूँ, जैसे गुब्बारा लिया हमने, उसके अंदर गैस भर दी, क्या आप गुब्बारे को दबा सकते हो, बिल्कुल दबा सकते हो। क्यों दबा सकते हो, क्योंकि अणु क्या है, बहुत दूर दूर है और छोटे छोटे हैं, उनके बीच में स्पेस क्या है, ज्यादा है, इसलिए वो दब जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो यही गुण क्या हो जाएगा बच्चों, संपीड्यता या संपीड्य हो जाएगा, कंप्रेसिबल हो जाएगा। मैं बोल सकता हूं इनमें संपीड़न का गुण बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। ये बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं है, ये सारी की सारी बातें अपने अणुगतिक सिद्धांत के अंदर ही आती है। उसके बाद में मैंने आपको एक बात बताई, जैसे कि रूम टेम्परेचर है, जिसको आप सामान्यतः 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हो, है ना। केल्विन में 273 केल्विन ले लेते हो, है ना। कितना लेते हो क्या, या कम ज्यादा लेते हो, बताओ मेरे को कितना लेते हो। ये बताओगे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर होता है, उसको केल्विन में कितना लेते हो। 298 केल्विन लेते हैं, ऐसे ही मैंने बोल दिया और आपने यहाँ पर ली, ऐसे नहीं, कुछ ऐसे अगर मजाक में बोल दिया तो। हाँ देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अपने सामान्य ताप और दाब पर गैसों के कण होते हैं, उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बच्चों न के बराबर होता है। अगर आकर्षण बल ज्यादा होता है तो वो पास पास होते, उनके बीच में स्पेस नहीं होता, इसलिए क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है आकर्षण बल भी। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई, ये एक अणु होता है, उसका आयतन पूरे आयतन की तुलना में बहुत ही कम होता है, इसीलिए क्या बोल देंगे, इसमें विसरण की दर भी क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हो जाती है। उसके बाद में इनका आयतन क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। ये बात भी कौन बताता है, अपने गैसों का अणुगतिक सिद्धांत ही बताता है। ये बात समझ में आई। उसके बाद में इनकी दिशा की बात करेंगे, तो गैस के कण वो सभी दिशाओं में टक्कर मारते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मतलब हर संभव दिशा में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, अनियमित गति करते हैं। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई। अगर बात समझ में आई तो आप लिखो ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद में मैं इंपॉर्टेंट 2-3 बातें और बता दूं। जो गैसों की गति है उन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है क्या, जैसे कि कोई हवा है यहाँ पे, या उसके जैसे आपको कण दिख रहे होंगे, जब भी आप सुबह देखते हो धूप आती है हल्की सी, तो आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, तो क्या उनके ऊपर अपने जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसका फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो वो नीचे की ओर आ जाते, ऐसे हवा में स्वतंत्र रूप से नहीं घूमते। तो गैसों की गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव भी नगण्य पड़ता है, बहुत ही कम पड़ता है। उसके बाद में गैस के जो भिन्न अणु होते हैं, अलग अलग अणु होते हैं, तो उनका वेग भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है।
तो मैं बात करूं इनकी गतिज ऊर्जा की, तो वो भी क्या हो जाएगी बच्चों, अलग अलग हो जाएगी। तो इसी स्थिति में गैस के अणुओं की हम क्या निकालते हैं, औसत ऊर्जा निकालते हैं, क्योंकि ऐसे पर्टिकुलर की तो हम ऊर्जा निकाल नहीं सकते, तो इनका हम एवरेज ले लेते हैं। तो गैस के भिन्न भिन्न अणुओं का भिन्न भिन्न वेग होता है, तो क्या करेंगे, उनकी गतिज ऊर्जा भी भिन्न भिन्न हो जाएगी, तो एक साथ में निकालनी पड़ेगी, मतलब उनका औसत निकालेंगे, न कि अलग अलग निकालेंगे। आई बात समझ में। तो गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, उसके परम ताप के समानुपाती हो जाएगी। ये चीज भी कौन बताता है, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत बताता है। आई बात समझ में, यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई। तो उसके बाद में कुछ गैस का जो अणुगतिक समीकरण है वो दिया हुआ है, जो कि हमें मतलब निकालना नहीं है, डिफाइन करना नहीं है हमारे सिलेबस में, डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन बन जाता है। मैं वो लिखा देता हूँ आपको, क्योंकि वो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको गैस का जो अणुगतिक समीकरण है वो लिखा देता हूँ। वो क्या हो जाता है, पीवी इक्वल टू 1/3 mn(u²) होता है। और क्या होता है सारा, मैं 1 by 1 आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो गैस का अणुगतिक समीकरण क्या लिखोगे, गैस का अणुगतिक समीकरण, अणुगतिक समीकरण। अब देखो इसको आप किससे लिख दोगे, पीवी से लिखोगे समीकरण को, तो लेकिन ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और mn(u² हो जाएगा, mn(u² हो जाएगा। ये समीकरण है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। m क्या है, n क्या है, u क्या है, मैं सारे के सारे आपको अभी बताने वाला हूँ। उसके बाद में जैसे मैं आपको pv इक्वल टू 1/3 mn(u² हो गया। उसके बाद में आपको मैंने एक चीज बताई, m का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको सिखाया था। अगर मैं कैपिटल M निकालूं तो ये क्या हो जाता है, m इक्वल टू n, मतलब n इक्वल टू m/m हो जाता है। ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी है, तो यही से ये निकल के आ गया है ना। तो सॉरी फॉर दैट। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे इसके अंदर m की, तो क्या आ जाएगा, pv इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, pv इक्वल टू 1/3 पे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये कैपिटल M हो जाएगा, इसकी जगह मैं रख दूंगा mn की जगह mu² हो जाएगा, बस इतना फर्क पड़ जाएगा। अगली बात समझ में, ये बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई। अगर ये बात समझ में आ गई तो उसके बाद में जैसे आपने देखा है कि m/v क्या होता है, बताओ, m/v द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है, घनत्व होता है। क्या होता है, घनत्व होता है। तो मैं उसकी वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, कैसे कर सकता हूँ, देखो अभी देखो, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे v को इधर लेके गया, मैं p को क्या रखा, अपनी जगह रख लिया, तो ये p तो हो गया ऐसे का ऐसा, ये ऐसे का ऐसा, और इधर क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर m(v²) अपोन में क्या गया ये v, तो ये m/v, ये क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। क्या हो गया बच्चों, द्रव्यमान अपॉन आयतन, और द्रव्यमान अपॉन आयतन क्या होता है, घनत्व होता है। घनत्व मींस डेंसिटी, जिसको आप किससे लिखते हो, d से। द्रव्यमान को किससे लिखते हो, m से। आयतन को किससे लिखते हो, v से। तो ये m/v, तो मैं इसकी जगह पुट कर सकता हूँ d, सीधा घनत्व लिख दूं, तो देखो सारी समीकरण है वो एक जैसी आपको लगने लगेगी। ये 1/3 ऐसा ऐसा, m/v की जगह d लिख दूंगा, और ये क्या हो जाएगा, u² हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई। अब किसी पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए आपको कर देना है। अब ये p v m d जो भी मैंने लिखे हैं सारे बता दूं कौन सा क्या है। देखो हाँ यहाँ लिखो, इस साइड में लिख लो, है ना। ये p तो क्या है, दाब, और दाब किसका है बच्चों, गैस का, है ना, बात गैस की चल रही है। तो ये क्या हो जाएगा, गैस का दाब, प्रेशर ऑफ गैस। उसके बाद में बात कर लेंगे आयतन की, ये क्या हो जाएगा, आयतन किसका बच्चों, गैस का आयतन, इसका गैस का आयतन। अगली बात समझे। उसके बाद में m क्या है, स्मॉल m, गैस का अणुभार। स्मॉल m क्या हो जाएगा, गैस का अणुभार, जहां पे हमने इसमें ले लिया ना, ये गैस का क्या हो जाएगा, अणुभार, अणुभार। उसके बाद में बात कर लेंगे n की। n क्या है, गैस के मोल या अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। n क्या है, गैस के मोलों की संख्या। क्या है, गैस के मोल, गैस के मोलों की संख्या, है ना, मोल की संख्या या मोलों की संख्या, पूरा लिखो तो और भी बढ़िया, है ना, मोलों की संख्या। उसके बाद में बात करेंगे लास्ट में u की। किसकी बात कर लेंगे बच्चों, u की। u मैंने आपको क्या बताया, गैस का वर्ग मध्य मूल, ठीक है, गैस का वर्ग
मध्य मूल। यहाँ पे बात हो जाए लास्ट में जैसे डी की, डी मीन्स घनत्व है, जो मैंने उधर भी लिख दिया डेंसिटी। क्या हो जाएगा? डेंसिटी। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। P इक्वल टू लास्ट इक्वेशन क्या आ गई? 1/3 du स्क्वायर। अब बताओ आप लोगों को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो मैं उसको क्लियर कर दूं, क्योंकि उसके बाद में मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, गैस की गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप के ई से लिख देते हो, है ना। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, एम एन मीन्स एम। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? अगले वाले के अंदर चलेंगे तब मैं बताऊंगा, है ना। तो याद होना चाहिए ये, उसके बाद आगे चलेंगे, है ना। तो याद कर लो, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ, लास्ट टॉपिक क्या है? गैस की गतिज ऊर्जा, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा। देखो हेडिंग डालो, गैस की गतिज ऊर्जा है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को आप क्या बोलते हो? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या किसकी बात चल रही है? गैस की। तो गैस की गतिज ऊर्जा, है ना। तो गतिज ऊर्जा को किससे लिखते हो? के ई से लिख देते हो। किससे? के ई से। आपने सुना के ई इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पे m की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? अभी हमने लिखा है m इक्वल टू एम एन, तो m की जगह मैं क्या लिख दूंगा? देखो ये था ना m, तो इसकी जगह क्या था? एम एन, ये था। तो ये होता है 1/2 mv स्क्वायर, उसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो गतिज ऊर्जा निकालेंगे इसके अंदर हम, के ई इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? m की वैल्यू एम एन, ठीक है। और v की जगह, वेग की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? v की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? u, जो कि जस्ट अभी मैंने आपको बताया लास्ट में, है ना। ये बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर आपको घबराने की तो बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। तो अब देखो इसके बाद में जैसे मैं पुट करूं पीवी से, जस्ट हमने लास्ट वाली इक्वेशन निकाली थी, उसके ऊपर देखा हमने, तो पीवी का मान क्या था वहां पे बताओ? पीवी इक्वल टू, देखो पीछे पेज पलट के देखो, है ना, उसमें मिल जाएगा 1/3, उसके बाद में एम एन यू स्क्वायर था ना। हाँ, वहीं से लिख रहे हैं, ये है एम एन यू स्क्वायर, ये एम की वैल्यू थी, एम एन थी ना। इसको आपने सपोज एक बार इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आ जाएगी यहाँ पे? देखो समीकरण 2 में, किसमें बच्चों? 2 में, समीकरण 2 में किसका भाग देंगे? समीकरण 1 का भाग देने पर। समीकरण 2 कौन सी है? के ई सॉरी पीवी इक्वल टू 1/3 एम एन स्क्वायर। तो इसे हमारे पास में देखो क्या बच जाएगा? ये तो पीवी आ जाएगा, ऐसा का ऐसा, और इस साइड में क्या आ जाएगी? ये के ई आ जाएगी। आगे बात समझ में? ये तो के ई ऐसी की ऐसी आ जाएगी। उसके बाद में ये 1/3 है, ऐसा का ऐसा, है ना, 1/3, और ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होके 2/1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख दूं मैं? 2/1 उल्टा करके। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और ये एम एन यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? एम एन यू स्क्वायर। तो ये ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। आगे बात समझिए, अपॉन में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, इसके अंदर क्या है? एम एन यू स्क्वायर, दोनों में सेम है, इसीलिए हमने क्या किया था? डिवाइड किया है। तो ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे पीवी अपॉन के ई बच गया। एक तो क्या बच गया? पीवी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इक्वल में क्या बच गया? देखो 2 1 जा 2, अपॉन में क्या है? 3, 2/3। अब इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा के ई को, तो क्या हो जाएगा अपने? देखो पीवी बच जाएगा ऐसे का ऐसा, 2/3 भी ऐसे का ऐसा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई के। ये बात आप लोगों की क्या आ गई? यहाँ पे निकल के आ गई। इसको मैं चाहूं तो के ई की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, तो ये उल्टा चला जाएगा। उल्टा कैसे? देखो ऐसे, अगर मैं के ई अपनी जगह रखूंगा तो रख दोगे के ई। अब देखो ये जाएगा उधर दूसरी साइड, तो ये 2/3 है, ये क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 3/2, और पीवी ऐसा का ऐसा, तो ये 3/2 पीवी। ये बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे आप क्या बोल दोगे? हमारे पास में कुछ वैल्यूज थी,
कुछ मतलब क्या वैल्यू थी, पीवी की वैल्यू क्या थी, पीवी इक्वल टू एनआरटी था। यहाँ भी क्या है, पीवी, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लूं मैं। एन की जगह एक अगर मैं 1 लूं, एक अणु की बात करूं, तो क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू आरटी हो जाएगा। आई बात समझ में, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो हमारे एक चीज याद आ गई, क्या होता है, देखो इसकी जगह पीवी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। अगर मैं एन की वैल्यू 1 लेता हूं, एन मतलब मोल की संख्या, अगर एक अणु के लिए मैं काम करता हूं तो 1 हो जाएगा, तो पीवी इक्वल टू क्या बच जाएगा, सिर्फ हमारे पास में आर टी बच जाएगा, है ना। तो यहां से पीवी इक्वल टू क्या हो गया, एन तो हट गया, बच गया क्या, आर टी। अब बताओ पीवी की जगह मैं आर टी रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो देखो ये तो पीवी है, ये पीवी है, इसकी जगह आर टी रख दूं, बाकी सेम रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, के ई इक्वल टू 3/2 आर टी। आगे बात समझ में, 3/2 आर टी, ये क्या आ गई अपने काइनेटिक एनर्जी आ गई। आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, टी क्या है, तापमान। यहां तक आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। आई समझ में बात, अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो उसके बाद में क्या हो जाएगा, अगर मैं एक अणु की जगह एन अणु ले लूं, तो एन अणुओं की गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो वापस क्या लग जाएगा बच्चों, एन लग जाएगा। बस इतना सा फर्क है ना। अगर मैं एन की वैल्यू 1 नहीं लूंगा तो क्या हो जाएगा, एन अणुओं के लिए अगर मैं लेना चाहूं तो क्या निकल जाएगा, एन अणुओं की गतिज ऊर्जा, एन मीन्स एन की वैल्यू 1 थी, वापस एन आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। तो ये तो के ई ऐसा वैसा इक्वल में 3/2 एन आर टी, ये आ जाएगा, है ना। एन अणुओं के लिए क्या आ जाएगा, गतिज ऊर्जा का मान के इक्वल टू 3/2 एन आर टी। यहां तक आप लोगों की बात समझ में आ गई। देखो आपने एक चीज देखी, यहाँ पे एन और आर दोनों ही क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, क्या है, नियतांक है। एन और आर मतलब एन, एन की वैल्यू और आर की वैल्यू क्या है, दोनों की फिक्स है कि नहीं है। तो ये दोनों ही क्या हो गए, फिक्स हो गए। एक सेकेंड, सॉरी फॉर दैट, कॉल आ गया है ना, कभी कभार आ जाता है। ज्यादा तो मैं साइलेंट ही रखता हूँ, पर कभी कभी भूल जाते हैं ना। हाँ, के इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, एन आर टी, 3/2 एन आर टी। एन और आर क्या है बच्चों, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, स्थिरांक है दोनों ही, है ना। तो एन और आर की वैल्यू क्या है, फिक्स है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स है और एन की भी है। तो ये तो दोनों क्या हो गए, स्थिरांक हो गए। यहीं पे बात चल रही थी ना। तो हमारे पास में के ई किसके इक्वल आ जाएगी, मतलब प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, टेम्परेचर के, क्योंकि 3/2 भी क्या है, फिक्स वैल्यू है, स्थिर है, स्थिरांक है। तो यहाँ पे के ई प्रोपोर्शनल टू टी निकल के आ जाएगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, गैस की गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के क्या हो जाती है, समानुपाती। स्टार पॉइंट निकल के आ जाता है सबसे लास्ट में, क्या, गैस की, क्या बच्चों, गैस की जो क्या है, गतिज ऊर्जा है ना, गैस की गतिज ऊर्जा। तो थोड़ा सा साफ करके अच्छे से लिख दें। हाँ, गैस की गतिज ऊर्जा, गैस की गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के, परम ताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या, गैस की गतिज ऊर्जा उसके परम ताप की क्या हो जाती है, समानुपाती। लास्ट लाइन नहीं दिख रही है तो मैं यहां लिख देता हूं, के ई समानुपाती टी आ गया है हमारे लास्ट लाइन। तो गैस की गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के क्या हो गई, समानुपाती हो गई। तो गैस के एक अणु की अब मैं गतिज ऊर्जा निकाल के दिखाऊं तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे बच्चों टी आ जाएगा लास्ट में ना। गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी अपने 3/2, अगर आर टी अपॉन एन ए आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एन ए क्या है, अणुओं की संख्या या उसके मतलब अवोगाद्रो नंबर। तो वो चीज भी मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ जल्दी से, है ना। गैस के अणु की औसत गतिज ऊर्जा, क्या, औसत गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है अपने 3/2 आर टी अपॉन एन ए इक्वल में क्या है, 3/2 के टी। हाँ देखो यहीं पे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। कैसे क्या आएगी सब कुछ समझाने वाला हूँ, टेंशन मत लो। हाँ, तो लास्ट में क्या लिखोगे, गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा, गैस के एक अणु की औसत गतिज
ऊर्जा। औसत गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो हमारे पास में क्या आई थी अभी वैल्यू 3/2 kT वहां पे आई थी लास्ट में, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था 3/2 kT आई थी, है ना। तो उसके बाद में जैसे अभी देखो इसके अंदर 3/2 PV आ रहा है ना, और ये रहा देखो 3/2 RT है, तो यहीं से आगे चलेंगे 3/2 RT, है ना। ये तो हो गया अपन की बात, यहाँ तक होगी। उसके बाद में जैसे मैं बात करूं 3/2, अब इसके अंदर एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा, तो औसत गतिज ऊर्जा निकालूंगा तो कितनी होती है एक अणु के लिए, मतलब अपने अवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो अपोन में क्या आ जाएगा Na, क्या आ जाएगा Na, और ये किसके इक्वल हो जाएगी 3/2 kT के, वो जो लास्ट में अपन ने निकाला है 3/2 kT के इक्वल हो जाएगा। ये बात क्या हो जाएगी अपने लास्ट नंबर निकल के आ जाएगा। एन क्या यहाँ पे वोल्टेजमान नियतांक हो जाएगा, सॉरी के क्या है यहाँ पे वोल्टेजमान नियतांक, और एन क्या है अवोगाद्रो संख्या है। ये आप लोगों की समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से बता दूंगा, कमेंट करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों लास्ट में एन तो क्या है अवोगाद्रो नंबर, क्या है अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या, और इसके बाद में के क्या है वोल्टेजमान नियतांक है, वोल्टेजमान नियतांक। अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करना, मैंने डायरेक्ट वैल्यू रखी है ना वोल्टेजमान नियतांक, क्योंकि डायरेक्ट याद ही करना, आपने निकालना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा। यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए। मिलते हैं कल एक और नए चैप्टर के साथ में, अपने नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम द्रव्यावस्था। तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में।